अब सुनो, तो हम लोगों ने फिफ्थ प्रॉपर्टी तक पढ़ी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी तक देख ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो चार्ज होता है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन medium, a frame of reference, does not depends on the frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर। चार्ज ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज रिलेटिव नहीं होता। समझ में आया क्या? चार्ज इज एब्सोल्यूट। मेरे लिए जैसे मैंने बोला कि एक चार्ज है यहाँ पे क्यू नॉट का, मैंने बोला क्यू नॉट है, तो तुम्हारे लिए भी कितना है? क्यू नॉट है। कोई बस में जा रहा है उसके लिए भी क्यू नॉट है, कोई मून से देख रहा है उसके लिए भी क्यू नॉट है, कोई स्पीड ऑफ लाइट से देख रहा है उसके लिए भी क्या है? क्यू नॉट है। चार्ज इज एब्सोल्यूट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया क्या? तो दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, आइसोलेटेड सिस्टम ले लो। जैसे मैंने एक बॉडी ले लिया न्यूट्रल, ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? 0। सिर्फ यही बॉडी है, जहाँ पे भी है सिर्फ यही एक बॉडी है, और कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन है। न्यूट्रल है, चार्ज क्या है? इक्वल है, चार्ज हमेशा 0 है, चार्ज हमेशा क्या है? 0। अब मैंने क्या किया ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा? ये प्लस का ई, पॉजिटिव का ई चार्ज बन गया ये, और एक माइनस ई यहाँ पे भटक रहा होगा कहीं। अभी भी इन दोनों का नेट चार्ज कितना है? 0। अगर मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस का 2e और माइनस का 2e क्या कर रहा होगा? यहाँ पे भटक रहा होगा। माइनस का 2e यहाँ पे क्या कर रहा होगा? भटक रहा होगा। अभी भी नेट चार्ज कितना है? 0। मतलब कहने का ये है कि स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, तो बाद में चार्ज तुम चाहे निकालो या दो इसको, हमेशा कितना रहेगा? चार्ज 0 ही रहेगा। समझ में आएगा? नेट चार्ज। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना होता है? हमेशा 0। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। चार्ज हमेशा क्या है? 0 था, बाद में भी 0 है। समझ में आएगा? तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, नोट कर लिया? तो ये तो बात रही बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। हम अभी तक क्या देख रहे थे? चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्सन। नेगेटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन। पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोले तो सेम साइन के रिपल्सन और अपोजिट साइन के अट्रैक्शन लगाते हैं। ये बात बताने वाले थे कूलम्स। ये बात बताने वाले पहले जो फिजिसिस्ट थे वो कौन थे? कूलम। कूलम ने ही ये बात सबसे पहले बताई कि देखो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे लगाते हैं फोर्स, और वो फोर्स हो सकता है रिपल्सिव या वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव। उन्होंने क्या बोला कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2। सपोज दैट दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों क्या हैं? पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए मान लिया दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है,
आर। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो है ना एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन जब एक दूसरे पे लगाएंगे तो वो किस तरीके से लगाएंगे, Q1 जो है Q2 को रिपेल करेगा और Q2 जो है Q1 को रिपेल करेगा। तो Q1 एक बार Q2 पे फोर्स लगाएगा, साथ ही साथ Q2 Q1 पे भी फोर्स लगा रहा होगा। तो मैंने बोला कि Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया है वो है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। F21 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू द 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू द 1। वैसे ही Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा बताओ भाई, हाँ इधर की तरफ, रिपेल करेगा क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो गया। तो F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द 2, लिख लिया। अब कूलम्स ने क्या बोला ना कि ठीक है रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते तो अट्रैक्टिव लगाते हैं, F21 F12। अब उन्होंने ये बोला कि जो फोर्स है ना F21 या F12 ये दोनों ना इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के। जैसे कि मान लो वेक्टर है ना इधर की तरफ और ये इधर की तरफ वेक्टर है ना, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना बोले तो F21 इज इक्वल टू क्या होगा, F12। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा लगाएंगे तो वेक्टर होगा। वेक्टर इक्वल नहीं होते हैं, तुम्हें दिख रहा है क्या, वेक्टर अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नहीं होते, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो क्या इक्वल है भाई, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इनका क्या इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो उन्होंने ये बोला कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए, कौन से मैग्नीट्यूड का लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाते हैं। ये उसी तरीके की बात हो गई जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, सिर्फ अट्रैक्शन था इक्वल मैग्नीट्यूड का। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। अच्छा ठीक है भाई, ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं, इन दोनों फोर्सेस को मैंने एक सिंगल फोर्स बोल दिया F। इन दोनों फोर्सेस को क्या बोल दिया, सिंगल फोर्स F। समझ में आया क्या, F मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड को मैंने F बोल दिया। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो F होता है ना ये होता है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये उसी तरीके से होगा जैसे G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम टू सेम वैसा ही। वहाँ पे मास की जगह पे क्या आएगा, चार्जेस और डिस्टेंस, और के यहाँ पे इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो के जो होता है वो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। इसकी एक वैल्यू भी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो और 4 पाई की वैल्यू रख दो और इसको मिल के सॉल्व करो तो जो k की वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 9 इंटू 10⁻9। तो ये हमें याद रखना है, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे लिखेंगे ऐसे ही, k की जगह पे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। कैसे, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, k बोल रहे हैं। ठीक है, इधर बात सुनो पहले। तो ये बना, ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है भैया। ये क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालता है। अच्छा मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का निकाल रहे हो तो वो हमेशा क्या रहता है,
पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। किसी वेक्टर के आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है उसका। बात समझ आई क्या? मैग्नीट्यूड उसकी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो अगर हम ये फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। अगर ये ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है तो ये होना चाहिए पॉजिटिव हमेशा। तो Q1 और Q2 की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? विदाउट साइन। Q1 और Q2 की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? विदाउट साइन। हो सकता है कि ये चार्ज नेगेटिव हो, कोई पॉजिटिव हो। तो जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, तो चार्ज क्या है उसकी बात ही नहीं करेंगे, चार्ज की साइन की बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो चार्ज का साइन चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ पे क्या रखेंगे? विदाउट साइन। तो जब भी हम फोर्स के मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो Q1 एंड Q2 विल बी, या Q1 एंड Q2 केप्ट विदाउट साइन, केप्ट विदाउट साइन, केप्ट विदाउट साइन। इसको हमेशा विदाउट साइन हम रखेंगे। समझ में आया क्या? तो ठीक है, विदाउट साइन रख दिया। फोर्स का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। अब सवाल है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम खुद से बनाएंगे ना, कैसे बनाएंगे? अगर सेम साइन के होंगे तो रिपल्सन दिखा देंगे, अगर अपोजिट साइन के होंगे तो अट्रैक्शन दिखा देंगे। तो कॉपी पेन पे हम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा हम विदाउट साइन Q1 Q2 की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? ये है पारा। ठीक है, इसको नोट करो। यहाँ तक बताओ, समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये हुआ हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो इधर बात। अब देखो, कूलम्स लॉ यूज करने के ना कुछ रूल्स अप्लाई कर लेते हैं। दो छोटे छोटे से रूल्स हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है, वो हमें पता होना चाहिए। पहली बात ये कि जैसे मैंने बोला कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, प्लस प्लस, और दो चार्ज पार्टिकल हैं Q3 एंड Q4। ठीक है, जैसे ये A हो गया सिचुएशन, ये B हो गया सिचुएशन, एक है प्लस एक है माइनस। अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। वैसे ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, जो फोर्स होगा ना, वो बनाने का हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर। तो देखो, कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर डायरेक्शन बनाना होगा तो पहले दोनों चार्जेस को मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों चार्जेस को मिलाता हुआ क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन। अब लाइन ज्वाइन कर दिया, फोर्स हमेशा इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा। इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? रिपल्सिव लगेगा। तो इस लाइन के अलोंग ऐसा और इस लाइन के अलोंग ऐसा लगेगा।
जैसा लाइन है उसी लाइन के अलोंग ही लाई कर रहा है, लेकिन इधर की तरफ और इधर की तरफ। समझ में आएगा? फोर्स ऐसा नहीं लगेगा। ये लाइन के लॉन्ग है क्या? ये वाला नहीं है ना, ये लाइन के लॉन्ग है, ये लाइन के लॉन्ग है। समझ में आया क्या? ये बहुत ही बेसिक सी बात है। उसी तरीके से इसमें ड्रॉ करो, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बनाओ, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बनाओ। हाँ बनाओ, कॉपी पे बनाओ, जैसे ये बनाया ना बनाओ। हाँ, तो इन दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन ज्वाइन किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे। कैसा लगेगा? अट्रैक्शन। तो इस पे इधर की तरफ और इस पे इधर की तरफ। अच्छा ये F है तो ये भी कितना होगा? F इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, एक सेकंड अभी नोट कर लेना, इधर सुनो। दूसरी बात, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास 2 चार्ज नहीं है, 3 चार्ज हैं। मेरे पास कितने चार्ज हैं? 3 चार्ज हैं। एक है Q0, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, जैसे ये है प्लस का, ये है माइनस का, ये है प्लस का, हो सकता है। ठीक है, ऐसा रैंडम कोई भी 3 चार्ज ले लिया। अब देखो, मैंने बोला कि इस Q0 पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे? ये Q1 और एक Q2, दोनों मिल के क्या लगाएंगे? Q0 पे फोर्स लगाएंगे। अच्छा, जब Q0 पे Q1 फोर्स लगा रहा होगा तो Q2 से कोई मतलब नहीं है। Q2 कोई इसको रोकने का काम नहीं कर रहा। 2 चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना, वो उन दोनों चार्जेस पे डिपेंड करता है और उन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तीसरा चार्ज क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर मैं Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स देखूंगा तो कैसे बनाएंगे? पहले तो इन दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन ज्वाइन कर दिया। अब Q1 Q0 पे फोर्स किधर लगाएगा? रिपल्सिव, इधर की तरफ F1। ठीक है, F1 मैंने बोला Q1 की वजह से क्या हो गया? F1। ठीक है, मैंने बोला कि इसका डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है। तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? K Q0 Q1 अपॉन में, जैसे ये R1 है तो R1 का स्क्वायर। तो जब मैं इसका और इसका फोर्स देख रहा हूँ तो दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरे को देख ही नहीं रहा हूँ, दूसरे से इंडिपेंडेंट है। समझ में आया क्या? अब बात करेंगे, इस पे लिख लिया, डायरेक्शन बना लिया, इसकी वजह से फोर्स भी लिख लिया। अब बात करेंगे इसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो Q2 की वजह से अगर Q0 पे फोर्स देखना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन ज्वाइन किया। अब Q2 Q1 पे फोर्स किधर लगाएगा? टूवर्ड्स, तो इस तरीके से लगेगा F2। F2 बोले तो फोर्स ड्यू टू द 2, और मैंने बोला कि इसका डिस्टेंस कितना है? R2। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? K Q0 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। तो ये F2 का मैग्नीट्यूड हो गया और ये F1 का मैग्नीट्यूड हो गया। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल उंगल होगा, रिजल्टेंट बता देंगे फिर। अब दोनों फोर्स पता चलेगा ना, तब रिजल्टेंट बता। अब उसका वेक्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। किसका बन जाएगा? बीच में नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो आ सकता है। समझ में आया क्या? एकदम बीचों बीच से तब जाता है ना जब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। एंगल बाइसेक्टर पे हमेशा नहीं जाता। समझ में आया क्या? मैं इसमें बताने का मतलब क्या है, मोटो क्या है कि अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है ना, तो किसी एक का दूसरे पे देख रहे हो ना, तो तीसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आएगा? उन दोनों का चार्ज उन दोनों के डिस्टेंस पे से डिपेंड करेगा। समझ में आएगा? तो ये 2 रूल्स हैं जो कूलम्ब्स लॉ में हम अप्लाई करेंगे। बहुत ही बेसिक सी बात है, इसको नोट करेंगे।
नोट कर लिया? अब इधर बात सुनो, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पोर्शन हो गया, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सुनो इधर, जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। तीनों पे जो चार्ज हैं इक्वल चार्जेज हैं, तीनों पे जो चार्जेज हैं वो कैसे हैं? इक्वल चार्जेज हैं, q q q। ठीक है, मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है a है, ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से ए ऊपर, ओरिजिन से ए नीचे, ओरिजिन से ए एक्स में, ऐसा रखा हुआ है। 3 चार्ज पार्टिकल रखे हुए। अगर मैं बोलूँ कि इस चार्ज पे, ये जो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है ना, इस चार्ज पे मुझे क्या बताना है? नेट फोर्स बताना है। किन की वजह से? इन दोनों की वजह से। ठीक है, अब देखो कैसे बताएंगे। अब देखो सब चार्जेस सेम है, सबका पहले नेमिंग कर लेते हैं। सबका क्या कर लेते हैं? नेमिंग। जैसे मैंने बोला कि ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है? सी है। तो B वाला C पे फोर्स लगाएगा और A वाला जो होगा वो C पे फोर्स लगाएगा। मुझे C पे ही तो फोर्स चाहिए नेट। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले A वाले से स्टार्ट करते हैं। A वाला फोर्स C पे लगाएगा, तो A और C की बात करें तो A और C को मिलाता हुआ क्या ड्रॉ कर दो? एक लाइन। A और C को मिलाता हुआ क्या कर दो? एक लाइन ड्रॉ कर दो। अच्छा, A और C को मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज होगा कितना? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये है ए, ये है ए, ये है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो √2a। कितना हो जाएगा? √2a। तो क्या इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस पता चल गया? ठीक है, और इस पे भी चार्ज कितना है हमारा? q है। ठीक है, मुझे इस पे निकालना है चार्ज फोर्स। तो ए वाला जो है कैसा फोर्स लगाएगा सी पे? रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? सब पॉजिटिव है। क्यू 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 लिखा हुआ है ना, तो सेम साइन क्या है ना? कैसा लगाएगा? रिपल्सिव। सेम साइन क्या है ना? किधर की तरफ लगेगा? ऐसा लगेगा। और क्या कहलाएगा? एफ ए, फोर्स ड्यू टू ए। इन दोनों को लाइन ज्वाइन किया और अलॉन्ग लाइन ऐसा लगा दिया। उसी तरीके से अब बी की बात करते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड लिख लो। मैग्नीट्यूड लिख लोगे तो कितना होगा? के क्यू, क्यू का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है? √2a का होल स्क्वायर, यही तो आर है। तो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? एफ ए की वैल्यू आई। अब बात करते हैं बी की वजह से सी पे। बी सी पे कैसे लगाएगा? बी सी पे कैसे लगाएगा देखने के लिए बी और सी को लाइन ज्वाइन कर दो। बी सी को मिलाता हुआ एक लाइन ज्वाइन किया और मैंने क्या देखा कि दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, सेम साइन के चार्ज हैं। तो बी क्या करेगा? सी को रिपेल करेगा अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन, और ये हो जाएगा एफ बी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए है, ए है तो ये भी कितना हो जाएगा? √2a। कितना हो जाएगा? √2a। तो अगर मैं एफ बी की बात करूं, एफ बी किसका मैग्नीट्यूड है? बी का और सी का। तो कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a का स्क्वायर बोले तो 2a स्क्वायर हो गया। ये आ गया एफ बी। ठीक है, तो एफ बी और एफ ए का मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन है वेक्टर का। इसके बाद क्वेश्चन किसका बन गया? वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। अब वेक्टर कैसे लगाएंगे? तो सुनो बारी। ये एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। दिख रहा है क्या? ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, तो ये भी एंगल कितना होगा हमारा? थीटा। और थीटा होगा कितना? बेस और परपेंडिकुलर सेम है। अगर किसी राइट एंगल का बेस और परपेंडिकुलर सेम होता है तो एंगल क्या होता है? 45। नहीं पता तो इधर सुनो कैसे निकालेंगे। टेन थीटा की वैल्यू लगाओ। टेन थीटा लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसकी बात कर रहे हैं। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये कितना हो गया? 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो
तो टेन थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। तो ये भी कितना है 45 डिग्री और ये भी कितना है हमारा 45 डिग्री। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना? ये है एफ ए, ये है एफ बी। ये 45 ये 40 तो कितना बना एंगल 90 बना ना भाई, 90 बन गया एंगल। ये एंगल कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। तो क्या दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं? अगर मुझे नेट फोर्स बताना होगा तो क्या करेंगे, नेट फोर्स उस इधर की तरफ लगेगा, कितना हो जाएगा एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। अच्छा एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। रिजल्टेंट कैसा होगा, यहाँ से भी 45 पे बनेगा और यहाँ से भी 45 डिग्री पे बनेगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा, तो यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45। क्या तुमको यहाँ पे एक बात समझ में आई, जो नेट फोर्स है ना वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बन रहा है, क्योंकि यहाँ से 45 और यहाँ से 45 अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही तो बन रहा है। तो जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रहा है। कितना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो कितना है भाई, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। अच्छा ये दोनों ऐड करके 2 टाइम्स कर सकते हैं ना, ये चीज़ बाहर आ जाएगी पूरी की पूरी। तो क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर रूट 2, दिस इज नेट फोर्स। अच्छा इसको रेशनलाइज भी किया जाता है, इसको क्या करते हैं ना ऐसा रेशनलाइज करते हैं, ऐसा रूट 2 से क्या करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये रूट टू मिलकर 2 हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ नेट एक तरीके से और लिखा जा सकता है के क्यू स्क्वायर अपॉन में √2a। समझ में आ गया? तो ये क्या बनेगा हमारा नेट फोर्स। तुम्हें बात समझ में आई क्या कैसे कर रहे, समझ में आ रही है क्या? नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो। हाँ सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में छोड़ दो।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर सुनो, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, जैसे मान लो ये स्क्वायर है a बाई ए का, ठीक है। यहाँ पे Q Q Q Q और सेंटर पे Q नॉट चार्ज रख दिया। सेंटर पे कितना चार्ज रख दिया? Q नॉट चार्ज रख दिया। अगर मैं बोलूँ कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मुझे ये बताना है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इधर सुनो बात। अच्छा, ये चारों चार्जेस सेम है, सेंटर पे जो Q नॉट है, वर्टिसेस पे जो रखे हुए हैं चार्जेस क्या है? सेम है। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? r। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? r। ये भी डिस्टेंस कितना होगा? r। सेंटर से सारा डिस्टेंस तो r ही होगा। समझ में आएगा? अब अगर इस Q नॉट पे इसकी वजह से देखें तो किधर फोर्स लगेगा? अगर मान लो सेम नेचर के हैं तो किधर लगेगा? इधर की तरफ। वैसे ही इसकी वजह से किधर लगेगा? इधर की तरफ। क्या इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे? चार्जेस सेम है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। वैसे ही इसकी वजह से किधर लगेगा? इधर की तरफ। और इसकी वजह से किधर लगेगा? इधर की तरफ। ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारा? 0। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 0। नेट फोर्स आएगा हमारा 0। तो इस सेंटर पर रखे हुए चार्ज पे नेट फोर्स कितना आ गया? 0। चाहे चार्ज कुछ भी रख दो, चाहे इस पे चार्ज पॉजिटिव का रख दो या नेगेटिव। अगर नेगेटिव रखोगे तो इसकी वजह से किधर आएगा? इधर। और इसकी वजह से किधर आएगा? इधर। सेम मैग्नीट्यूड, कैंसल आउट होंगे। तो चाहे चार्ज नेगेटिव रख दो, चाहे चार्ज पॉजिटिव रख दो, चाहे कितने भी इक्वल अमाउंट का रख दो, हमेशा इस पे नेट चार्ज कितना है? नेट फोर्स कितना है? 0 है। बेसिकली इसमें ना सिमेट्री है। सिमेट्री ऐसे है कि ये जितने भी चार्जेस से ये घिरा हुआ है ना, ये जो चार्ज है, जितने भी चार्जेस से घिरा हुआ है, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोले तो 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री। समझ में आया क्या? यहाँ पे सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे चारों चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए नेट फोर्स कितना है? 0। तो कभी भी अगर तुम्हें चार्जेस, कोई एक चार्ज रखा हुआ है, उसके अराउंड बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं और वो सिमेट्रिकल है, सब के सब सिमेट्रिकल हैं, तो नेट फोर्स उस पर कितना आएगा? हमेशा 0। ऐसा केस देखो कैसा कैसा बनेगा। ऐसा केस ट्रेंगल में भी बनेगा। कैसे ट्रेंगल में? इक्विलेटरल ट्रेंगल में। इक्विलेटरल ट्रेंगल है, वर्टेक्स पे मैंने चार्ज रख दिया ऐसा Q Q Q, चार्जेस सेम है, चार्जेस सेम है। इसके सेंटर पे मैंने कोई दूसरा चार्ज रख दिया Q नॉट, किसी भी अमाउंट का, प्लस का, माइनस का, चाहे कुछ भी हो। अब तुम देखो ये तीनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है क्या? सेंटर के अबाउट क्या है? सिमेट्री। जितना वही इधर और वही इधर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर भी नेट फोर्स कितना आएगा? हमेशा 0। इस पर भी नेट फोर्स हमारा कितना आएगा? 0। वैसे अगर तुम देखो तो इसकी वजह से किधर जाएगा? इधर। और इसकी वजह से किधर जाएगा? इधर। और इसकी वजह से किधर जाएगा? इधर। अब ये सब के सब इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। अगर बात करें तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 120, 120 और 120। अगर ये तीनों फोर्सेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 120 120 पे हैं, तो नेट फोर्स हमेशा कितना होता है? 0। नेट फोर्स कितना होगा हमारा? 0। नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। अब जैसे यही काम ना तुम रेगुलर पेंटागन में भी देख सकते हो। जैसे ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। अब जैसे मान लो एक रेगुलर पेंटागन है, इस तरीके का है, साइड लेंथ कितना है? ए ए ए ए ए, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स पे मैंने चार्ज रख दिया इक्वल, सारे चार्जेस इक्वल हैं, सारे चार्जेस इक्वल हैं। क्या ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द सेंटर? अब सेंटर पे कोई भी तुम यहाँ पे कोई भी चार्ज ला के रख दो ना Q नॉट, इस पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, या ये वाला और ये वाला सब मिलके क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स कितना आएगा हमारा? 0। तो ऐसे कभी भी सिचुएशन देखे ना जहाँ पे चार्ज जो है, एक चार्ज रखा हुआ और सारे चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नेट फोर्स हमेशा कितना बोलेंगे? 0 बोलेंगे। नेट फोर्स हमेशा कितना बोलेंगे? 0 बोलेंगे। बात समझ आई क्या? इन सब केसेस में नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। समझ में? नेट नोट करो।
ठीक है, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए भी यही हो सकता है। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है ना, साइड लेंथ तो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सेंटर है, इसके वर्टेक्स पे भी क्या रखे हुए हैं, ऐसा क्यू 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 क्यू, और यहाँ पे कोई ला के रख दो पांचवा चार्ज क्यू नॉट। तो अच्छा ये डिस्टेंस आर है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा आर, आर कितना होगा आर। यहाँ पे भी ये चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। अगर वर्टेक्स पे चार्जेस सेम रखे हुए हैं तब, अलग अलग चार्जेस रखे होंगे तो नहीं होगा किसी भी केस में। हाँ सेम मैग्नीट्यूड का भी, सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट। हाँ तभी तो सिमेट्री बनेगी ना। सिमेट्री कैसे बनेगी, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू है, तो सिमेट्री है क्या, नहीं है। सारे चार्जेस सेम साइन के और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए। समझ में आया क्या, सिमेट्री बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए। तो 100% क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैंने बोला ना कि एक स्क्वायर है, माइनस क्यू प्लस, अच्छा जैसे माइनस Q1 है, माइनस Q1 है, प्लस Q2 प्लस Q2, ये है सेंटर। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q नॉट, इस पे नेट फोर्स कितना आएगा, चेक देख सिमेट्री है क्या, यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, इसमें भी सिमेट्री हो सकती है, ऐसे भी। सिमेट्री इसमें भी है, इसमें भी क्या है हमारी सिमेट्री है। बात समझ में आई क्या, तो यहाँ पे भी सिमेट्री है, यहाँ पे भी क्या है सिमेट्री है। या तुम्हें नहीं समझ में आता है तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि ये डिस्टेंस आर होगा, आर होगा, आर होगा, आर होगा, इसकी वजह से किधर जाएगा इधर, इसकी वजह से किधर जाएगा इधर, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये कैंसल आउट, इसकी वजह से इधर अट्रैक्टिव, इसकी वजह से भी इधर अट्रैक्टिव, ये भी कैंसल आउट। सेम मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, वैसे ये भी सेम है, तो कितना आएगा नेट फोर्स 0। नेट फोर्स कितना आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आएगा। एक तो ये चीज़ हुआ, एक तो ये चीज़ हुआ। ओके, अब लगा हैं एक और काम करते हैं। जैसे मैंने बोला, इधर सुनो, जैसे ये Q Q Q Q ऐसा था, ये सेंटर था, यहाँ पे एक चार्ज था Q नॉट, यहाँ पे चार्ज है Q नॉट, ये स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है। ऐसे इस बार ना 3 वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए हैं Q Q Q, 3 वर्टेक्स पे क्या रखे हुए हैं चार्ज Q Q Q रखा हुआ है, और एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। मैं बोलूँ इस पे नेट फोर्स कितना है, क्या 0 है। इस बार यहाँ पे चार्ज मिसिंग है, सिमेट्री नहीं बन रही है। ऐसे तो बन रही है लेकिन ऐसे नहीं बन रही है, यानी सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, यानी नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स है कितना, आर होगा कितना, आर नहीं आर होता कितना है वैसे, स्क्वायर है ना ये आर, हाफ ऑफ द डायगोनल √2 a/2 होता है, a/√2 होता है। डायगोनल का हाफ कितना होता है, a/√2 होता है स्क्वायर। कैसे, नहीं मतलब ये कैसे समझ आएगी कि क्यों नॉट अपॉन में आर स्क्वायर ही होगा। हाँ हाँ, तो क्या समझ में आया कि ये इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर कैंसल आउट हो जाएंगे, यही वाला बचा रहेगा इधर। यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं जो यहाँ पे कैंसल आउट कर सके,
तो सिर्फ ये वाला बचा रहेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेट फोर्स आएगा। तो कितना आएगा, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर बोले तो के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर, ऐसा टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को ऐसे भी तुम सोच सकते हो ना, ये ठीक है, ऐसा सोचा सही है। इस चीज़ को तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे Q आ जाता तो सिमेट्री बन जाती और नेट फोर्स कितना हो जाता, 0। लेकिन यहाँ पे Q गायब है, तो Q जो फोर्स लगा रहा था वही तो अनबैलेंस कर रहा है। अगर Q आ जाता तो वो फोर्स लगाता जितना, उससे सिमेट्री आ जाती, उससे बैलेंस बन जाता। लेकिन अगर Q मिसिंग है तो इसका फोर्स भी तो मिसिंग है, वही मिसिंग फोर्स यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स है। वरना Q होता तो नेट फोर्स कितना का होता, 0। तो Q गायब है तो मतलब वो अपने साथ जो फोर्स लेके गया है वही क्या है, मिसिंग फोर्स, अनबैलेंस फोर्स है। तो यहाँ पे Q रख दो और इसको बैलेंस कर दो। अब Q हटाओगे तो कितना फोर्स हटेगा भाई, इतना ही तो फोर्स हटेगा। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। समझ में आई क्या, एक तो ये भी तरीका है सोचने का। अच्छा ये अगर तुमको बात समझ में आई ना, ऐसे भी सोचना चाहिए, तो तुम इसका आंसर बता सकते हो फिर। जैसे मैंने बोला जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये Q है, Q है, Q है, Q है, Q है, ये है सेंटर, ये क्या है, सेंटर। समझ में आया क्या, ये है हमारा सेंटर। वैसे इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे, इधर सुनो, ये बनाएंगे ऐसे, हाँ हाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। ये रेगुलर पेंटागन है, ए ए ए ए, ऐसा रफली बना दिया रेगुलर पेंटागन, ठीक है, ए ए ए ए। इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू नॉट। मैंने बोला कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। मैंने बोला कि रेगुलर पेंटागन का जो सेंटर से डिस्टेंस है ना वर्टेक्स का, वो आर है। मैं बोलूँ कि नेट फोर्स कितना है, हाँ, तो कैसे सोचेंगे फिर वही वाला, कि अगर यहाँ पे क्यू रख देता, जैसे ये क्यू रख देता तो सारे अनबैलेंस हो जाता, क्यू नहीं है तो वही तो उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। समझ में आया क्या, तो दिस विल बी द अनबैलेंस फोर्स, दिस विल बी द अनबैलेंस फोर्स। समझ में आया क्या, इस तरीके से समझना है, नोट करो इसको।
ठीक है। अच्छा जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, इस पे चार्ज है क्यू क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पे चार्ज है एक क्यू, यहाँ पे चार्ज है एक क्यू। मुझे बताना है इस पे नेट फोर्स, इस पे क्या बताना है, नेट फोर्स, नेट फोर्स बताना है कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताना है। तो इस पे ये वाला लगाएगा, एक ये वाला लगाएगा और एक ये वाला लगाएगा। बताने का तरीका क्या है, इधर सुनो। सारे क्वेश्चन को ना घर पे जाके भी क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। वीडियोस मिल जाएंगे, फिर से प्रैक्टिस करना। मैंने बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये सी वाला जो है इस पे फोर्स लगाएगा, कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव, इधर की तरफ एफ सी। बी वाला कैसा ए वाला कैसा लगाएगा, रिपल्सिव। अच्छा ए वाला कैसा लगाएगा, ये बी वाला कैसा लगाएगा, हाँ कैसा लगाएगा, हाँ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव लगाएगा। कैसे बनाएंगे, पहले तो इनको मिलाता हो, ये क्या हो गया, ओह माय गॉड ये क्या हो गया, हाँ तो ये Q Q माइनस Q Q, ये A B C। तो A वाला क्या लगाएगा, A वाला लगाएगा इधर की तरफ FA, ठीक है। B वाला के लिए क्या करेंगे, इनको मिलाता हुआ एक लाइन ज्वाइन करेंगे, इधर की तरफ लगेगा हमारा FB, इधर की तरफ क्या लगेगा हमारा FB। अच्छा ये जो C वाला होगा वो किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा FC, ठीक है। अच्छा स्क्वायर का साइड लेंथ है A और A, स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है A और A। इधर बात सुनो। अच्छा FA और FB का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, FA और FC का मैग्नीट्यूड क्या सेम होगा, कितना होगा, KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। FB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो विदाउट साइन रखेंगे, KQ स्क्वायर अपॉन में √2a, √2a का होल स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर बात सुनो, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ, FCA बोल दिया। अच्छा सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो 45 पे भी बनेगा और ये भी कितने बनेगा, 45 पे बनेगा। FCA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FA स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर रूट, बोले तो 2 टाइम्स √2KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ। अब ये जो FB है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी 45 डिग्री एंगल पे है, ये भी कितने एंगल पे है, 45। क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, FCA बड़ा है, √2 है, ये 1/2 है, FCA बड़ा है। तो जो नेट फोर्स, क्या हो रहा है, जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, FCA माइनस FB, कितना आ जाएगा, √2KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन में 2A स्क्वायर। यहाँ से KQ स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन, √2 माइनस हाफ, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। और ये नेट फोर्स का अगर डायरेक्शन बनाना होगा तो किधर बनाओगे, FCA डोमिनेट कर रहा है ना, ये कम है ये ज़्यादा है, तो नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। क्या बात समझ में आई क्या, इस तरीके से वेक्टर से हम क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, वेक्टर से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आया क्या। तो वीडियो ले लेना, इसमें क्वेश्चन नोट करना, ठीक है, वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें,
समझ में आएगा? बात समझ में आ रही है क्या? ये क्वेश्चन फिर से देखना है एक बार वीडियो, ओके? उसी से मैं नोट कर लो कि कभी का नोट करूँ, उसमें कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं। मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को। जैसे मैंने तो बोला कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के। क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड के और इक्वल मासेस के। दोनों चार्जेस का मास सेम है और चार्ज क्या है? सेम है। इनका जो लेंथ है वो है एल एल। इनका लेंथ कितना है? एल एल। अब दोनों चार्जेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का, अगर ऐसा मैंने उनको फ्रीली हैंग करा दिया तो ड्यू टू द रिपल्सन वो इधर चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से वो क्या है? इक्विलिब्रियम पे हैं। कुछ इस तरीके से क्या है? इक्विलिब्रियम पे हैं। जब ये इक्विलिब्रियम पे हैं तो मैंने बोला कि ये कुछ थीटा एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं? ऐसा थीटा एंगल बना रहे हैं। ये थीटा एंगल बना रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो आर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आर है। मुझे आर एल क्यू और एम गिवन है। हमें बताना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कितने एंगल पे ये इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, कितने एंगल पे ये इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। पहले इनको एक पॉइंट से टाई कर दिया, ड्यू टू द रिपल्सन इधर गए, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया? आर, और ये इक्विलिब्रियम पे हैं, यहीं पे इक्विलिब्रियम पे हैं, तो कुछ थीटा एंगल घूम गए ना। मुझे बताना कितना एंगल ये घूमे हैं, मुझे ये थीटा बताना है। तो ये थीटा बताने के लिए क्या करेंगे ना, फोर्स बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स यूज करेंगे। ये इक्विलिब्रियम पे है, किसी एक पे फोर्स बैलेंस कर दो। तो पहले तो इस पे देखो कितने फोर्सेस लगेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नीचे क्या लगेगा? mg। इधर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। अच्छा ये दोनों इक्वल अमाउंट के चार्जेज है, सेम साइन के चार्जेज है। इधर की तरफ क्या लगेगा? एक Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना। Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? k क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कि एंगल थीटा बन रहा है जिसकी वैल्यू की बात करनी है मुझे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। जैसे ये ऐसा बना दिया ना, ये एंगल थीटा है ना, तो ये भी कितना होता है? थीटा होता है, ठीक है। तो वैसा ही तो बात है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब इधर बात सुनो, अब मैं इस टेंशन के दो कंपोनेंट लूँगा। इधर की तरफ आएगा t cos थीटा और इधर की तरफ आएगा t sin थीटा। अगर ये नेट फोर्स जीरो है, अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो इस पे हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस कितने लग रहे हैं? टी साइन थीटा इधर लग रहा है और एफ ई इधर लग रहा है। एफ ई इधर पकड़ के खींच रहा है और टी साइन थीटा इधर पकड़ के खींच रहा है। एफ ई इधर पकड़ के खींच रहा है और टी साइन थीटा इधर पकड़ के खींच रहा है। ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, तभी तो हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? टी साइन थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब टी कॉस थीटा ऊपर खींच रहा है और एम जी किधर खींच रहा है? नीचे खींच रहा है। तो एम जी और टी कॉस थीटा भी क्या होने चाहिए? इक्वल। तभी तो बैलेंस रहेगा वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में बैलेंस होगा ऐसे और वर्टिकल में एम जी इज इक्वल टू क्या होगा? टी कॉस थीटा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। मुझे चाहिए थीटा, तो टेंशन को करना पड़ेगा एलिमिनेट। टेंशन कैसे एलिमिनेट होगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई क्या कर दो? सेकेंड। तो डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा? टी से टी कैंसल आउट होके टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ई अपॉन में एम जी। एफ ई की वैल्यू कितनी है? के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एम जी। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी। टेन इनवर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी। यहाँ से थीटा आ गया। अच्छा अगर मान लो मैंने पूछा होगा टेंशन की वैल्यू बताओ, फिर यही दो इक्वेशन है। टेंशन की वैल्यू के लिए क्या करोगे? इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो एफ ई क्या है? टी साइन थीटा और एम जी क्या है? टी कॉस थीटा। अगर इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे? टी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई स्क्वायर एम जी का होल स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू FE² m² G²। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी √FE² m² G²। FE की वैल्यू उठा के रख दो तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तुमसे कोई टेंशन पूछेगा तो टेंशन भी बता सकते हो, थीटा पूछेगा तो थीटा भी बता सकते हो। बस आपको बनाना क्या है, 2 इक्वेशन बनाने हैं फोर्स बैलेंस करके। क्या करके? फोर्स बैलेंस करके। वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करना है? फोर्स बैलेंस करना है। समझ में आया क्या? तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैकेनिक्स भी क्या होता है हमारा इन्वॉल्व होता है। मैकेनिक्स भी क्या होता है हमारा इन्वॉल्व होता है। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? जैसे इसी में ना ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम घर पे जाके। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन टीपीपी में मिलेंगे। समझ में आया क्या? इस टाइप के सारे क्वेश्चंस टीपीपी में मिलेंगे। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया Q, ग्राउंड पे है। कहाँ पे है? ग्राउंड पे है। एक मेरे पास दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q0। मैं इसको कितना हाइट पे रखूं, और इसका मास है m। इसका मास कितना है m? मैं एक चार्ज ऑलरेडी ग्राउंड पे है, मैं एक दूसरा चार्ज Q0 लिया, मैं उसको कितने हाइट पे रखूं और उसको छोड़ दूं तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम पे रहे, ऐसे ही लटकता रहे हवा में। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्यों? mg नीचे पकड़ के तो खींचेगा, लेकिन वो जो नीचे वाला चार्ज है उसको रिपल्सिव फोर्स ऊपर लगा के क्या करेगा? बैलेंस बना के रखेगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट पे ऐसा होगा। वो क्या होगा? एक पर्टिकुलर हाइट पे होगा। तो h की वैल्यू बतानी है फॉर इक्विलिब्रियम। h की क्या वैल्यू बतानी है? फॉर इक्विलिब्रियम। और इसका साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये बात समझ में आई क्या? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तभी तो रिपल्सिव लगेगा। तो h फॉर इक्विलिब्रियम कैसे बताएंगे? फोर्स बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस कैसे करेंगे? देखो भाई, इस पे चार्ज भी नीचे लग रहा होगा mg। mg हर वक्त इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, दैट मीन्स इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स mg को क्या कर रहा होगा? बैलेंस। तो Fe की वैल्यू कितनी होगी? K Q0 का स्क्वायर अपॉन में h²। इसी h² को तो निकालना है मुझे। इज इक्वल टू क्या होगा? mg। तो h² की वैल्यू क्या हो जाएगी? K Q0। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? स्क्वायर थोड़ी। K Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा? mg। क्या हो रहा है? तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √K Q0 अपॉन में mg। समझ में आया क्या? तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, हाइट। समझ में आया कि इतने हाइट पे रखेंगे तो क्या होगा हमारा? आएगा। तुम्हें बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है क्या? अच्छा, तुम स्प्रिंग फोर्स जानते हो? स्प्रिंग को अगर मैंने x स्ट्रेच कर दिया तो स्प्रिंग के अंदर कितना फोर्स आएगा? kx। नहीं पता? जैसे मान लो एक स्प्रिंग है ना, ये मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रखे हैं। जैसे कि मान लो नेचुरल लेंथ पे है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। अगर मान लो मैंने इसको x स्ट्रेच कर दिया, नेचुरल लेंथ से x स्ट्रेच कर दिया, तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा? एक स्प्रिंग फोर्स। किधर की तरफ? पीछे की तरफ। अगर मैं हाथ हटा दूंगा तो ये पीछे जाएगा ना। क्यों जाता है? क्योंकि स्प्रिंग हमेशा क्या लगाएगा? फोर्स। फोर्स स्प्रिंग हमेशा किधर लगाता है? नेचुरल लेंथ की तरफ। किधर की तरफ? नेचुरल या इक्विलिब्रियम की लेंथ की तरफ। बात में मीन पोजीशन की तरफ, या इसी को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। तो हमेशा फोर्स किधर लगाता है? मीन पोजीशन की तरफ लगाता है। तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी कितनी? kx। मैग्नीट्यूड कितना होता है? kx। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर किसी स्प्रिंग को मीन पोजीशन बोले तो नेचुरल लेंथ से जितना स्ट्रेच करोगे उतना ही k टाइम्स इस x क्या हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स। या x कंप्रेस कर दिया तो कितना स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा? kx। x स्ट्रेच कर दिया तो कितना स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा? kx आ जाएगा। समझ में आएगा? तो अब जैसे मान लो ना,
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर सुनो, जैसे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के। स्टार्टिंग में ये था नेचुरल लेंथ पे, कहाँ पे था, नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग में कोई स्ट्रेच या कंप्रेशन नहीं था। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल ला के रख दिया, क्यू नॉट चार्ज, कितना चार्ज, क्यू नॉट चार्ज। ये क्यू नॉट चार्ज जो है वो डी डिस्टेंस आगे ला के रखा, डी डिस्टेंस पहले ला के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रख दिया। ये जो ब्लॉक है ना, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज कितना है क्यू, ये ब्लॉक भी चार्ज है, कितना चार्ज है इस पे क्यू है। और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, जो डी डिस्टेंस पीछे मैंने ला के रख दिया। अब करेगा क्या, ये चार्ज इस पे लगाएगा फोर्स, किधर की तरफ, रिपल्सिव, पीछे, और ये हो जाएगा स्प्रिंग को कंप्रेस, स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस। तो मेरे को ये जानना है कि x कितना होगा फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम पे है, ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम पे है तो x क्या होगा, x बोले तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना होगा, स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा, मुझे ये निकालना है। हाँ फिर के क्यू, कंप्रेशन नहीं, वो तो फोर्स है ना, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कंप्रेशन पूछ रहा हूँ, एक्स पूछ रहा हूँ, फोर्स पोजीशन कैसे हो गया, एक्स बोले तो ये कितना कंप्रेस्ड होगा, ये होगा ना एक्चुअल में क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस में आके ये कुछ एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, एक्स दब के। कैसे आएगा, एक्स दबेगा ना भाई, वो ये पीछे भी तो जाएगा, इसकी वजह से पीछे जाएगा। तो मैंने बोला कि एक्स दब गया, और यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में होगा क्या, इस पे लग रहा होगा इधर की तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो ये लगा रहा होगा, और स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ, और नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। बोले तो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, मैंने बोला कि एक्स कंप्रेस्ड हुआ है फॉर इक्विलिब्रियम, तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के एक्स, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कैपिटल के है, ये क्या है, कैपिटल के मान लो। और एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल के क्यू, क्यू नॉट अपॉन में डी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर। एक्चुअल में डी स्क्वायर नहीं होगा, एक्चुअल में जानती हो क्या होगा, जो सुनो, ये डी है और ये एक्स है, तो चार्ज पार्टिकल से ये कितने डिस्टेंस पे है, डी प्लस एक्स, तो एक्चुअल में होगा ना डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा, डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब हम एक कंडीशन लेंगे कि अगर ये जो कंप्रेशन है डी के कंपैरिजन में बहुत कम है, अगर ये जो कंप्रेशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू डी, तो मैं x को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि x इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू नॉट डी स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू क्यू नॉट कैपिटल के डी स्क्वायर। समझ में आएगा, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम ना मैकेनिक्स का भी क्या करते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, मैकेनिक्स भी क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। समझ में आएगा, एक तो ये बात रही, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तुम डीपीपी सॉल्व करना, डीपीपी क्या है, सॉल्व करना, इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना। इधर सुनो, थोड़ी सी बात और करनी है। अभी हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ना कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी तो मैग्नीट्यूड का लॉ देखा था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पे क्यू वन क्यू टू को विदाउट साइन रखते हैं, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो, डायरेक्शन खुद से बनाते थे, डायरेक्शन खुद से बनाते थे। अगर मुझे डायरेक्शन भी मैथमेटिकली निकालना हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। देखो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लगाएंगे, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना बस तुम याद रखो।
जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। एक चार्ज है q1 यहाँ पे और एक चार्ज है q2 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज जिस स्पेस में रखा हुआ है उसका कुछ होगा पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। उसी तरीके से जो चार्ज q2 रखा हुआ है उसका क्या होगा, एक पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, ठीक है। अब ये जो इसका जो पोजीशन है, मैंने बोला कि x1 y1 z1 है, और इसका जो पोजीशन है वो क्या है, x2 y2 और z2 है। तो r1 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, r1 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, देखो जो कोऑर्डिनेट होता है ना वही पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर पढ़ा है वेक्टर में, जो कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। नहीं पढ़ा तो इधर ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे मैंने बोला कि एक चार्ज है कहीं रखा होगा ना, उसका कोऑर्डिनेट पता होगा 2, 3, 4। एक चार्ज है दूसरा कहीं रखा होगा, उसका कोऑर्डिनेट पता होगा 3, -4, -5। ऐसा कोऑर्डिनेट्स पता होगा। कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। सारा डिस्टेंस ओरिजिन से ही तो मेजर किया जाता है। समझ में आया क्या? तो मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ r2 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे लिखेंगे। समझ में आई क्या? तो ये दोनों चार्जेस के क्या आ गए, पोजीशन। अगर कोऑर्डिनेट पता है तो मैं पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखूंगा। अब देखो इन चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस होगा, इन चार्जेस के बीच में क्या होगा, एक डिस्टेंस। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना उसको मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये r कैसे निकाला जाएगा, तुमको पता है क्या? दो कोऑर्डिनेट्स पता हैं, दो कोऑर्डिनेट्स का बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। जैसे मान लो x1 y1 और x2 y2 पता है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट करते हैं ना। तो क्या मुझे दोनों का कोऑर्डिनेट पता है? अगर मुझे r बताना होगा तो कैसे बताएंगे भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 डायमेंशनल है तो z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्या ये r दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आएगा? ठीक है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ, कोऑर्डिनेट्स बता दिया, दोनों चार्जेस का पोजीशन बता दिया, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो चार्ज है ना q1, वो q2 पे एक फोर्स लगाएगा। सिमिलरली q2 जो होगा वो q1 पे फोर्स लगाएगा। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो q1 जो है q2 पे जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ, और वो क्या कहलाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर। तो अब देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर लिखना है मेरे को। क्या लिखना है, वेक्टर लिखना है। मैं मैग्नीट्यूड नहीं वेक्टर लिखूंगा, तो वेक्टर में क्या क्या आएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएगा। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये क्या ऐसे ही तो लिखते हैं। तो अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना है तो F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है इनटू F21 वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये लिखेंगे। तो देखो मैग्नीट्यूड तो मैं जो पता है कैसे निकालेंगे, k q1 q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर यहाँ से निकाल लेंगे, यही आर वहाँ रखेंगे, आर स्क्वायर। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या रखना है, मुझे डायरेक्शन रखना है, क्योंकि मुझे वेक्टर लिखना है। अब डायरेक्शन देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, मुझे फोर्स किस पे निकालना है, 2 पे। फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, 2 पे। किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो जिस पे तुम फोर्स निकाल रहे हो उधर की तरफ मेरा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन। तो फोर्स मैं किस पे निकाल रहा हूँ, इस पे निकाल रहा हूँ, तो मेरा जो पोजीशन होगा वो किधर की तरफ होगा, 2 की तरफ होगा। अगर मैं 1 पे फोर्स निकाल रहा होता तो पोजीशन किधर होता, 1 की तरफ। तो जो पोजीशन वेक्टर 1 और 2 के बीच में हम बनाएंगे, बोले तो जो आर वेक्टर हम बनाएंगे उसमें हेड ऑफ आर वेक्टर उधर होगा जिधर हमें फोर्स निकालना है। तो हमें फोर्स 2 पे निकालना है तो आर वेक्टर किधर होगा, 2 की तरफ। क्या ये फोर्स और ये आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना। तो आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही तो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, आर कैप। कैसे लिखेंगे, आर कैप। अब ये देखो कैसे लिखा जाएगा इसको, कि q1 q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर कैप कैसे लिखा जाता है, आर वेक्टर अपॉन में आर।
वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा k q1 q2 अपॉन में r क्यूब r वेक्टर, ये क्या हो गया F21 वेक्टर, या इसी को हम लोग ना ऐसा बोल देंगे F वेक्टर, इसी को क्या बोल देंगे F वेक्टर। तो ये फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला है। तो तुम्हें डेरिवेशन में नहीं जाना है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले के साथ दो बातें बता रहा है, उसको एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या बैठा लो कि कभी भी अगर तुम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इसमें Q1 एंड Q2 केप्ट विथ साइन, कैसे रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, जब भी वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हो तो। दूसरी बात, ये जो आर वेक्टर है ये हमेशा उधर की तरफ डिफाइंड किया जाएगा जिस पे हमें फोर्स निकालना है। तो आर वेक्टर डायरेक्शन शुड बी towards the charge on which the force is calculating, जिस पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं हमेशा आर वेक्टर किधर की तरफ रहेगा, उधर की तरफ ही रहेगा। आर वेक्टर किधर रहेगा, उधर की तरफ रहेगा। तो जैसे मैंने फोर्स इस पे निकाला है तो आर वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, इधर सुनो, आर वेक्टर मतलब हुआ ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कौन सा है, ये है, फाइनल कौन सा है ये, और इनिशियल कौन सा है ये। तो क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। जिस पे तुम्हें निकालना है, जैसे 2 पे निकालना है ना तो 2 वाला पोजीशन पहले आएगा -1 वाला, अगर 1 पे निकालना होता तो 1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आता, समझ में आएगा। और वो वैल्यू यहाँ पे उठा के क्या करेंगे, रखेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं ना, फोर्स निकालते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसा फोर्स निकालते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है, ठीक है। एक बार और वीडियो देखना, समझ में आए क्या, नोट्स बनाना, कोई डाउट होगा तो पूछना। इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इधर सुनो। जैसे मैंने बोला कि एक है चार्ज हमारे पास 3 कूलम का, इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, और एक है हमारे पास चार्ज 4 कूलम का जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 2, 3, 4, ठीक है, -1, 3, 4, दो कोऑर्डिनेट्स, ऐसा मीटर मान लो या मीटर मान लो, ठीक है। मुझे क्या बताना है, फोर्स ऑन 4 कूलम चार्ज ड्यू टू द 3 कूलम चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। किसमें बताना है, वेक्टर फॉर्म्स में बताना है। किस पे बताना है भाई, 4 कूलम पे चार्ज बताना है, किसकी वजह से, 3 कूलम की वजह से। तो फाइनल कौन सा है हमारा, 4 कूलम, चार्ज ऑन 4 कूलम ड्यू टू द 3 कूलम। तो इनिशियल कौन सा है, 3 कूलम, तो R1 कौन सा है, 3 कूलम, और R2 कौन सा है, 4 कूलम। तो पहले तो R1 वेक्टर लिखो, R1 वेक्टर किसको लिखेंगे, 3 कूलम, और ये है हमारा फाइनल। तो R1 वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 i कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप, जो कोऑर्डिनेट है वो पोजीशन है। R2 वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। समझ में आया क्या। अब R वेक्टर लिखने की बारी है। R वेक्टर क्या होगा, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, क्योंकि यही तो फाइनल है जिस पर निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस करने आता है कि i में i को, j में j को, और k में k को। तो जैसे यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, -i कैप 3 j कैप प्लस 4 k कैप, R2 लिख दिया, -i कैप j कैप 3 k कैप, ठीक है। R वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2i 3 -1 कितना हो जाएगा, +2 j कैप, ये कितना हो जाएगा, प्लस k कैप, ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर। तो R वेक्टर हो गया। अब फोर्स वेक्टर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, K
अच्छा, चार्जेस को भी साइन रखेंगे वो, सिंस ये दोनों पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है कोई भी, तो ठीक है। 3 × 4 अच्छा, के की वैल्यू भी रख दो, या एक बार फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपॉन में R³ R वेक्टर। तो के की जगह पे क्या रखोगे, 9 × 10⁻9। Q1 की जगह पे क्या रखेंगे, ये 1 हो गया ना, और ये क्या हो गया 2, 3, 4। अच्छा, इसका पहले मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 4 1 9 हो गया ना, कितना बन जाएगा 3। तो क्या रखेंगे 3 का क्यूब, और आर वेक्टर ये रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बात समझ में आई क्या, ये सही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि सेकंड कौन सा और फर्स्ट कौन सा है। तो जिस पे निकालना है वो सेकंड है, जिसकी वजह से निकालना है वो फर्स्ट है, तो ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तो ये बना। यहाँ पे क्या रखेंगे -2i + 2j + k। एफ वेक्टर कितना आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गए, 12 × 10⁻9 -2i + 2j + k न्यूटन। ये क्या आ जाएगा हमारा एफ वेक्टर, समझ में आया क्या। तो इस तरीके से हम क्या बताएंगे, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। समझ में आई क्या यहाँ तक बात, तो यहीं तक है। उसके बाद हम लोगों ने है हमारा, उसके बाद ले लेना रिकॉर्डिंग वगैरह, हाँ ठीक है। थर्ड और फोर्थ नहीं, ये सेकंड और थर्ड हो गया, दिस इज सेकंड एंड थर्ड, यहीं तक है सेकंड और थर्ड। फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, जैसे आज तो 6 था, ठीक है। तो फर्स्ट का एक वीडियो होगा,